क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति एक बंद कमरे में बैठकर नक्शे पर सिर्फ एक लकीर खींच दे और उस एक लकीर से 2 करोड़ लोग बेघर हो जाएं? और लाखों लोग मारे जाएं? सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन अगस्त 1947 में भारत में ठीक यही हुआ था। और ये लकीर खींचने वाले थे सर सिरिल रेडक्लिफ, एक अंग्रेज वकील जो मजे की बात है कि इससे पहले कभी भारत आए ही नहीं थे। बिल्कुल, उन्हें पंजाब की जमीनी हकीकत या बंगाल की संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उन्हें ही दुनिया के सबसे जटिल बंटवारों में से एक को अंजाम देने का काम सौंपा गया। इसकी नींव तो 3 जून 1947 को ही रख दी गई थी। हाँ, जब भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने ऐलान किया कि 15 अगस्त को भारत आजाद होगा, लेकिन 2 हिस्सों में बंटकर। और अंग्रेजों को बहुत ज्यादा जल्दी थी। हाँ, सूत्रों के मुताबिक उन्हें लग रहा था कि वो एक ज्वालामुखी पर बैठे। हाँ, जो कभी भी फट सकता है। तो उनकी नीति साफ थी, बांटो और निकलो। वो कामयाब हो जाते तो भारत का नक्शा आज किसी स्विस चीज जैसा होता है, जिसमें सैकड़ों छेद होते। सही। तो आज हम दिए गए स्रोतों के आधार पर इसी दोहरी कहानी की गहराई में उतरेंगे। एक तरफ बंटवारे की वो खूनी लकीर, और दूसरी तरफ भारत को जोड़ने का वो नामुमकिन सा लगने वाला मिशन। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो 8 जुलाई 1947 सर सिरिल रेडक्लिफ भारत पहुंचते हैं। उन्हें लगा होगा कि इतने बड़े काम के लिए महीनों, शायद साल लगेंगे, लेकिन आते ही माउंटबेटन ने उन्हें एक डेडलाइन दे दी। बिल्कुल, माउंटबेटन ने साफ कहा, आपके पास 15 अगस्त तक का समय है। सिर्फ 36 दिन। ये तो मजाक जैसा है। हाँ, ये इतना कम समय था कि रेडक्लिफ के पास उन जगहों पर जाने का भी मौका नहीं था जिन्हें वो कागज पर बांट रहे थे। तो वो बस दिल्ली के एक बंगले में बैठकर नक्शों और पुराने आंकड़ों के भरोसे ये काम कर रहे थे। हाँ, और उनके साथ 4 सलाहकार थे, 2 कांग्रेस से, 2 मुस्लिम लीग से, जो आपस में किसी बात पर सहमत ही नहीं हो पाते थे। बिल्कुल। तो एक तरह से रेडक्लिफ अकेले ही थे। अच्छा, तो बंटवारे का आधार क्या रखा गया था? देखिए, कागज पर आधार बहुत सीधा साधा था। जिन जिलों में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वो पाकिस्तान में जाएंगे, और जहां हिंदू और सिखों की आबादी ज्यादा है वो भारत में रहेंगे। पर असलियत में ये बहुत जटिल था। एक तो नक्शे पुराने और गलतियों से भरे थे, और दूसरे जनसंख्या के आंकड़े 10 साल पुराने थे। और गांव-गांव में तो लोग मिले जुले रहते थे। आप एक लकीर खींचकर उन्हें कैसे अलग कर सकते थे? सही बात है। और इसी वजह से 2 शहर सबसे बड़ी मुसीबत बनकर सामने आए, कलकत्ता और लाहौर। हाँ, कलकत्ता में हिंदू आबादी ज्यादा थी तो वो भारत को मिला, लेकिन लाहौर का मामला बहुत पेचीदा था। वहाँ की आबादी का क्या हिसाब था? वहाँ लगभग 6 लाख मुसलमान, 5 लाख हिंदू और 1 लाख सिख थे। मतलब किसी की भी साफ मेजॉरिटी नहीं थी। लेकिन व्यापार और संपत्ति पर तो हिंदुओं और सिखों का दबदबा था, है ना? बिल्कुल। तो रेडक्लिफ ने पहले लाहौर भारत को देने का मन बनाया था। फिर क्या हुआ? फिर उन्हें ख्याल आया कि अगर कलकत्ता और लाहौर दोनों बड़े शहर भारत को मिल गए तो नए बनने वाले देश पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहरी आर्थिक केंद्र ही नहीं बचेगा। अच्छा, तो इसी सोच के साथ आखिर में लाहौर पाकिस्तान को दे दिया गया। हाँ, और ये बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, ये तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में उतर आया था। मतलब हर फाइल, हर कुर्सी मेज। बिल्कुल। और कुछ मामलों में तो ये बंटवारा बेतुकेपन की हद तक पहुंच गया था। जैसे वो 60 बत्तख वाला किस्सा। हाँ, वही। बंगाल सरकार ने इंग्लैंड से 60 बत्तख मंगवाई थी। जब ये भारत पहुंची तो 250 पाउंड का बिल भी आया। और दिल्ली में अधिकारी इस बात पर बहस कर रहे थे कि बिल कौन भरेगा। हाँ, कि क्या ये बत्तखें पश्चिमी बंगाल की हैं या पूर्वी बंगाल की, या फिर उन्हें 30-30 पाउंड दिया जाए। कमाल है, एक तरफ देश जल रहा है और दूसरी तरफ ये सब चल रहा है। यही दिखाता है कि जमीनी हकीकत और प्रशासनिक सोच में कितनी बड़ी खाई थी। और इसी उथल पुथल के बीच माउंटबेटन ने एक बहुत ही विवादास्पद फैसला लिया। कौन सा? जब रेडक्लिफ ने 13 अगस्त को अपनी रिपोर्ट उन्हें सौंपी तो माउंटबेटन ने उसे पढ़कर एक तिजोरी में बंद कर दिया। 1 मिनट, मतलब उन्होंने रिपोर्ट को दबा दिया? क्यों? लोगों को पता तो होना चाहिए था कि उनका भविष्य क्या है। माउंटबेटन का तर्क था कि अगर रिपोर्ट पहले जारी कर दी तो आजादी के जश्न पर खून खराबे का साया पड़ जाएगा। अच्छा, कि लोग पहले शांति से आजादी का जश्न मना लें और इस परेशानी से बाद में निपटे। बिल्कुल। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि 15 अगस्त को करोड़ों लोगों को ये पता ही नहीं था कि सुबह जब वो उठेंगे तो उनका घर भारत में होगा या पाकिस्तान में। ये तो बहुत ही खतरनाक फैसला लगता है। और जब आखिरकार 17 अगस्त को सीमा की घोषणा की गई तब क्या हुआ?
तब वो हुआ जिसे इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे तेज पलायन कहा जाता है। मतलब रातों रात 50 लाख सिख और हिंदू पाकिस्तान के पंजाब में अजनबी बन गए। और 50 लाख से ज्यादा मुसलमान भारत के पंजाब में। सड़कों पर 50-50 मील लंबी इंसानों की कतारें लग गईं। सरकार ने कुछ नहीं किया, कोई फोर्स नहीं बनाई। उन्होंने 55,000 सैनिकों की एक पंजाब बाउंड्री फोर्स बनाई थी, लेकिन वो पूरी तरह नाकाम रही। उस दौर की सबसे भयानक यादें जुड़ी हैं गोस्ट ट्रेन से। भूतों वाली ट्रेनें, ये क्या थी? ये वो ट्रेनें थीं जो एक देश से दूसरे देश जाती थीं। स्रोत में अमृतसर पहुंची नंबर 10 डाउन एक्सप्रेस का जिक्र है। जब ट्रेन स्टेशन पर आई तो एकदम सन्नाटा था। हाँ, कोई उतरा नहीं। जब दरवाजे खोले गए तो पता चला कि पूरी ट्रेन लाशों से भरी हुई थी। और ट्रेन की दीवार पे लिखा था, ये ट्रेन नेहरू और पटेल को हमारी आजादी का तोहफा है। हाँ, और ये सिर्फ एक तरफ से नहीं हो रहा था, ऐसी ट्रेनें दोनों तरफ से आ जा रही थीं। ये सुनने में भी भयानक लगता है। पंजाब जल रहा था और इन खबरों का असर कलकत्ता पर भी पड़ रहा होगा। बिल्कुल, सरकार का असली डर अब कलकत्ता को लेकर था। कलकत्ता क्यों? वहां क्या हो रहा था? खुफिया जानकारी थी कि कलकत्ता के हिंदू डायरेक्ट एक्शन डे का बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं। डायरेक्ट एक्शन डे मतलब ठीक 1 साल पहले हुए वो भयानक दंगे। हाँ, जब कलकत्ता में हजारों लोग, ज्यादातर हिंदू, मारे गए थे। अब डर था कि इतिहास खुद को दोहराएगा। और मुश्किल ये थी कि सारी फौज पंजाब भेज दी गई थी। कलकत्ता के लिए कोई सैनिक नहीं था। बिल्कुल, माउंटबैटन को एक चमत्कार की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी से संपर्क किया और उन्हें 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा। हाँ, और गांधी जी तुरंत कैलकाटा पहुंचे। 13 अगस्त को वे शहर के एक मुस्लिम बहुल इलाके बेलिया घाटा के एक टूटे फूटे घर में रुके। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने अपने साथ रहने के लिए हुसैन शहीद सोहरावर्दी को चुना। वही सोहरावर्दी जिन्हें हिंदू कलकत्ता का कसाई कहते थे। ये तो आग से खेलने जैसा था। बिल्कुल, गांधी जी ने सोहरावर्दी के सामने 2 शर्तें रखी। पहली, सोहरावर्दी को नोआखली के मुसलमानों से वादा लेना होगा कि वे वहां के हिंदुओं को सुरक्षित रखेंगे। और दूसरी ये कि सोहरावर्दी को गांधी जी के साथ उसी घर में बिना किसी सुरक्षा के रहना होगा, ताकि वो भी वही खतरा महसूस कर सके जो शहर के आम मुसलमान महसूस कर रहे थे। सही। और इसका नतीजा ये हुआ कि 15 अगस्त को वाकई एक चमत्कार हुआ। जो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वे सड़कों पर एक दूसरे को गले लगा रहे थे। हाँ, मिलकर आजादी का जश्न मना रहे थे। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। पंजाब से आ रही घोस्ट ट्रेन्स की खबरों ने फिर से हिंसा भड़का दी। बिल्कुल। इसके जवाब में गांधी जी ने 1 सितंबर को घोषणा की कि जब तक शहर में अमन नहीं लौटता वे आमरण अनशन करेंगे। और इस अनशन का असर बिजली की तरह हुआ है ना? हाँ, शहर का माहौल बदलने लगा। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। 27 दंगाई। हाँ, 27 दंगाई गांधी जी के सामने आए, अपने हथियार उनके पैरों में रख दिए और रोते हुए अपने गुनाह कबूल किए। ये तो अविश्वसनीय है। ये दिखाता है कि उस दौर में गांधी जी का नैतिक अधिकार कितना जबरदस्त था। बिल्कुल। जहां 55,000 सैनिकों की फौज पंजाब में नाकाम हो गई थी, वहीं कलकत्ता में एक 78 साल के निहत्थे इंसान ने पूरे शहर को शांत कर दिया था। 77 घंटों के बाद उन्होंने अपना अनशन तोड़ा। और स्रोत के अनुसार इस घटना के बाद जब तक गांधी जी जीवित रहे, कलकत्ता में फिर कभी कोई बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। इसीलिए माउंटबैटन ने उन्हें 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। बिल्कुल। तो एक तरफ बंटवारे की ये त्रासदी चल रही थी और दूसरी तरफ वो स्विस चीज वाली समस्या भी थी। 565 रियासतें। हाँ, बंटवारे का शोर इतना ज्यादा था कि इस दूसरी शायद और भी बड़ी चुनौती पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। अंग्रेजों की वो पैरामाउंसी वाली व्यवस्था। हाँ, वो खत्म हो रही थी। मतलब 565 राजा सैद्धांतिक रूप से आजाद हो सकते थे। और ये जिम्मेदारी सरदार पटेल ने अपने कंधों पर ली। उन्होंने ये किया कैसे? 565 राजाओं को मनाना कोई आसान काम नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। पटेल एक यथार्थवादी नेता थे। उन्होंने माउंटबैटन के साथ एक डील की। वो सेबों से भरी टोटकून वाला उदाहरण? हाँ, माउंटबैटन ने कहा ये सब राजा सेब की तरह हैं। अगर आप टोकरी में से कुछ अच्छे सेब निकाल लेंगे तो बाकी अपने आप उसमें आ जाएंगे। तो डील ये थी कि अगर कांग्रेस राजाओं को उनकी खिताब, महल और प्रिवी पर्स रखने दे तो माउंटबैटन ज्यादातर राजाओं को भारत में शामिल होने के लिए मना लेंगे। और माउंटबैटन को आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाना भी इसी रणनीति का हिस्सा था, है ना? ये पटेल और नेहरू का एक मास्टर स्ट्रोक था। वे जानते थे कि राजाओं पर माउंटबैटन का बहुत प्रभाव था। और इस काम में पटेल के दाहिने हाथ थे वीपी मेनन। हाँ, एक बेहद काबिल सिविल सर्वेंट।
उनका काम था राजाओं से बात करना, उन्हें मनाना और जरूरत पड़ने पर धमकाना भी। धमकाना भी, जैसे जोधपुर के महाराजा वाला किस्सा। बिल्कुल, वो तो जिन्ना से गुप्त रूप से मिल आए थे और पाकिस्तान में शामिल होने की सोच रहे थे। जब वीपी मेनन ने दबाव डालकर उनसे दस्तखत करवाए तो उन्होंने मेनन पर पिस्तौल तान दी थी। हाँ, दस्तखत करने के तुरंत बाद सोचिए कितना तनाव रहा होगा। और जोधपुर तो सिर्फ एक उदाहरण था, कुछ मामले तो और भी ज्यादा उलझ गए थे, जैसे जूनागढ़। हाँ, जूनागढ़ की कहानी बड़ी अजीब है। नवाब मुसलमान, लेकिन 82% आबादी हिंदू। और नवाब को कुत्तों का बहुत शौक था, है ना? हाँ, 2000 से ज्यादा कुत्ते थे। उनके दीवान शाहनवाज भुट्टो ने उनके मन में ये डर बिठा दिया कि अगर जूनागढ़ भारत में शामिल हुआ तो भारत सरकार उनके प्यारे कुत्तों को जहर दे देगी। कुत्तों को जहर दे देगी, ये तो बहुत ही अजीब तर्क है। बिल्कुल, और इसी डर से 14 अगस्त को जूनागढ़ ने पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। पटेल ने तुरंत भारतीय सेना को जूनागढ़ को घेरने का आदेश दिया। ये देखकर नवाब घबरा गए और अपने पसंदीदा कुत्तों को लेकर कराची भाग गए। और फिर वहां जनमत संग्रह हुआ। हाँ, जिसमें 91% लोगों ने भारत के पक्ष में मतदान किया और जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। तो जूनागढ़ का मामला तो सुलझ गया, लेकिन अब आते हैं उस मामले पर जो आज तक एक मुद्दा बना हुआ है, कश्मीर। कश्मीर का केस जूनागढ़ का ठीक उल्टा था। यहाँ महाराजा हरि सिंह हिंदू थे, लेकिन ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी। और महाराजा हरि सिंह तो एक आजाद कश्मीर का सपना देख रहे थे। हाँ, वो किसी के साथ नहीं जाना चाहते थे। माउंटबैटन ने उन्हें चेतावनी भी दी, लेकिन वो नहीं माने। और फिर कहानी में निर्णायक मोड़ तब आया जब पाकिस्तान के समर्थन से हजारों पठानी कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। बिल्कुल, उन्हें कश्मीर के बाजार लूटने का लालच दिया गया था। 24 अक्टूबर को इन हमलावरों ने माहूरा पावर स्टेशन को उड़ा दिया, जिससे पूरा श्रीनगर अंधेरे में डूब गया। तब घबराकर महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई होगी। हाँ, नेहरू ने मदद के लिए एक ही शर्त रखी, महाराजा को विलय पत्र पर दस्तखत करने होंगे। 26 अक्टूबर को दस्तखत हुए और 27 अक्टूबर की सुबह भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची। हाँ, उनका पहला जत्था श्रीनगर के हवाई अड्डे पर उतरा। लेकिन यहाँ एक सवाल है, अगर कबायली हमलावर श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे तो भारतीय सेना को हवाई अड्डे पर उतरने का मौका कैसे मिला? ये कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। दरअसल हमलावर कबायली श्रीनगर से सिर्फ 30 मील दूर बारामूला शहर में लूटपाट करने में इतने व्यस्त हो गए कि वे अपना असली मकसद यानी श्रीनगर हवाई अड्डे पर कब्जा करना ही भूल गए। बिल्कुल, उनकी इसी देरी की वजह से भारतीय सेना को वो जरूरी समय मिल गया जिसने शायद इतिहास बदल दिया। तो एक तरह से बारामूला की लूट ने श्रीनगर को बचा लिया, कह सकते हैं। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहली लड़ाई शुरू हुई। भारत इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले गया, जिसके बाद 1949 में युद्ध विराम हो गया। और वही युद्ध विराम रेखा बाद में नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल बनी। हाँ, तो कुल मिलाकर देखें तो ये कहानी दो बिल्कुल अलग अलग नतीजों की है। एक तरफ बंटवारा एक भयानक त्रासदी थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 550 से ज्यादा रियासतों का एकीकरण सरदार पटेल और वीपी मेनन के नेतृत्व में एक चमत्कार से कम नहीं था। अगर वे नहीं होते तो भारत का नक्शा आज वाकई स्विस चीज जैसा होता। बिल्कुल, और ये प्रक्रिया तो सालों तक चली। 1975 में सिक्किम भी भारत का हिस्सा बना। तो इस पूरी कहानी से हम दो खास बातें निकाल सकते हैं। पहली, जमीनी हकीकत से दूर बैठकर जल्दबाजी में लिए गए फैसलों की कितनी बड़ी और भयानक मानवीय कीमत चुकानी पड़ती है, जैसा हमने रेड क्लिफ लाइन के मामले में देखा। और दूसरी बात यह कि कैसे कूटनीति, रणनीति और दृढ़ इच्छा शक्ति के सही मिश्रण से सैकड़ों अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक राष्ट्र बनाया जा सकता है। जरूर। भारत और पाकिस्तान के इस जटिल और अक्सर हिंसक जंग की कहानी जानने के बाद उपमहाद्वीप के वर्तमान और भविष्य को लेकर किसी का नजरिया कैसे बदल सकता है?